आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है दूसरा, इसका पार्ट 2 यहाँ पे हम करेंगे। चैप्टर का टाइटल है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। और हिंदी में इसे देखें तो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और किस प्रकार से जो अभिलेख होते हैं वो एक कहानी बयां करते हैं। तो ये हिंदी टाइटल हो जाएगा। और लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे पिछले सिलेबस में तो इसका जो टाइटल होता था वो होता था राजा, किसान और नगर। ठीक है, केवल टाइटल चेंज हुआ है, यानी कि चैप्टर का नाम चेंज हुआ है, अंदर का कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप बिल्कुल सही मान के चलें। ठीक है, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है अगर हिस्ट्री की तो आप बिल्कुल उसे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल में टॉपिक चेंज हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं, पर हिस्ट्री में आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं टॉपिक। मौर्य साम्राज्य। जो घनानंद थे, धनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, युद्ध में पराजित कर दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। बात है 321 बीसी की। और ये जो साम्राज्य था ये 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक चला। ज़्यादा नहीं लंबा, आप लगा लो लगभग 150 वर्षों तक ये साम्राज्य चल पाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी इन्होंने। और चाणक्य जो थे इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें, इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो थे ये बुद्धि के देवता कहलाते हैं। इनको मतलब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और इनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी तो वो अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, पर इसके नाम पे बिल्कुल भी ना जाएं। इसका नाम जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा। अर्थशास्त्र इसका नाम जरूर है, पर इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी है सब राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति क्या होगी, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए और किस प्रकार से मतलब लोक प्रशासन होना चाहिए, प्रशासन में क्या कमियां जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बातें इसमें लिखी हुई थी, राजनीति से संबंधित। तो आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो मौर्य साम्राज्य था ना, पहली बार मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारतीय इतिहास में, आप इसे समझिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय इतिहास में कोई मतलब कोई ऐसा शासक आया हो, कोई ऐसा राजा आया हो जिसने मगध को जीतने के बाद, ये इधर मगध होता था इधर के तरफ, ठीक है, मगध को जीतने के बाद अपने साम्राज्य को फैलाया और साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया। और इधर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वर्तमान समय में, और उसके ऊपर जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, यहां से लेकर पूरे संपूर्ण भारत तक अपना क्या था, साम्राज्य जो था फैला दिया। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनका शासन की बात करें, आप ये ध्यान रखें कि मौर्य साम्राज्य के समय इनका जो शासन था वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी ऊपर आप देखोगे अफगानिस्तान और नीचे आओगे तो बलूचिस्तान, यहां तक इनका शासन फैला हुआ था। ठीक है, भारत में तो था ही लेकिन यहां तक फैला हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। आगे देखिए, ये आपको समझना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि ये जो मौर्य साम्राज्य था इतना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, यानी कि जानकारी के स्रोत क्या है। तो देखिए, इसकी जानकारी के स्रोत जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में बांट देंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा क्या करेंगे, साहित्य वाला यानी लिटरेचर वाला, जो भी लिखित में चीजें मिली है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत यानी कि ऐसी चीजें जो हमें खुदाई के दौरान मिल सकती है। ठीक है, तो साहित्यिक में देखिए, साहित्य में क्या मिला है, लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें नोट डाउन करें। देखिए, बौद्ध और जैन जो इनके साहित्य थे उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने, बौद्ध और जैन साहित्य। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये वही पुस्तक है जो चाणक्य ने लिखी थी। फिर उसके बाद है इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगर ये मेगस्थनीज कौन था ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पुराण, जो कई सारे पुराण मिले हैं उसमें भी इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो एक है लिटरेचर, इससे भी जानकारी मिल जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनसे भी जानकारी मिल जाती है। यानी ये सारे स्रोत हैं जो लिखित में मिले हैं और इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के समय का जो काल था उस समय की जानकारी मिल जाती है। सिंपल है बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम दूसरा पुरातात्विक स्रोत पे। तो प्राचीन भवन मिले हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए थे। प्राचीन स्तूप मिले हैं,
कुछ इमारतों के अवशेष मिल गए हैं, कुछ गुफाएं मिल गई हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिल गए हैं, कुछ अभिलेख मिल गए हैं, और अशोक के अभिलेख तो बहुत सारे मिले, आप जानते ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था मूर्ति कला, तो मूर्ति, यहां से कई सारी मूर्ति मिली हैं। तो इन सभी चीजों से जो इतिहासकार है उन्होंने इन सब चीजों का अध्ययन किया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद क्या किया, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। ठीक है, इतिहासकारों ने क्या करा, साहित्यों को पढ़ा, उनसे जानकारी ली, और पुरातात्विक स्रोतों को देखा, उनसे जानकारी ली। तो ये क्या हो जाएंगे, साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। तो ये स्रोत आपको पता लगे। आगे देखिए, मैं इन स्रोतों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, अब आप समझिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन मिल जाता है, इतिहासकारों ने वहां से साक्ष्य लिए हैं। आगे देखिए, चाणक्य जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी देती है। अर्थशास्त्र में राजनीति और लोक प्रशासन की बातें मिलती है। आप इसको इकोनॉमी से संबंधित मत कर समझना, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, इसका केवल नाम ही अर्थशास्त्र है। यूनानी राजदूत जो था मेगस्थनीज, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ये मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हैं। देखिए क्या हुआ था, यूनान का एक राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। सेल्यूकस निकेटर ने 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी अथाह, मतलब बहुत भयंकर सेना थी। उसने क्या करा, ये जो यूनानी जो सेल्यूकस निकेटर था इसकी पूरी सेना को मार के खत्म कर दिया। अब सेल्यूकस निकेटर के पास एक ही ऑप्शन था कि अपना आत्मसमर्पण कर दे। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, अपना मतलब सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके सामने हाथ जोड़ लिए मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। ऐसे में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका जो सरेंडर था वो स्वीकार कर लिया, मतलब उसको मारा नहीं, उसको मौत नहीं दी, लेकिन दो शर्तें रख दी। दो शर्तें क्या रखी, ठीक है, चाणक्य के द्वारा कहलवाई गई थी। जो दो शर्तें थी, पहली शर्त तो ये थी कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसकी बेटी जो थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया गया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से विवाह कर लिया। और दूसरा, जो 4 क्षेत्र थे, ठीक है, वो 4 क्षेत्र जो थे वो इससे ले लिए। अब वो 4 क्षेत्र कौन से थे वो भी आपको बताऊंगा, बस आपको ये स्टोरी याद रखनी। तो यही सेल्यूकस निकेटर था, इसी का राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वहां पे रहा, उसने भारत को देखा, भारत को समझा, और भारत के बारे में जो जो उसे समझ में आया उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा जिसको इंडिका कहा जाता है। तो इंडिका पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पुराणों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त जो थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी। मुद्रा राक्षस से भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से ये पता लगता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में हराया था, क्या मतलब कूटनीति थी, क्या प्लानिंग की गई थी, ये इसमें पता लगता है। इसके बाद चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया। मतलब इसमें यह बताया गया मुद्रा राक्षस में कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति को अपनाते हुए नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जिसको घनानंद कहा जाता है, उसको हराकर उसके मगध वाले साम्राज्य को छीनकर अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। किस प्रकार से नंद वंश को पराजित किया। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उससे भी जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कुछ धर्मशास्त्र हो गए, इन धर्मशास्त्रों से जो मौर्य साम्राज्य के समय में जो मतलब जैसा भी शासन था, जो भी व्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, मौर्य काल के प्राचीन भवन, कुछ प्राचीन भवन मिले हैं, स्तूप मिले हैं, उससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। वहां पे मिट्टी के बर्तन बहुत सारे थे, उससे जानकारी मिल जाती है। कई सारे अभिलेख मिले हैं, और अशोक के अभिलेख बहुत ज्यादा मिले हैं। ठीक है, अभिलेख में बहुत सारी जानकारी मिलती है, और ये अभिलेख अफगानिस्तान की तरफ से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं, और भारत में भी मिले हैं। तो इससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं मौर्य वंश से, उन मूर्ति कला को ध्यान में रखकर इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी निकाली है। तो ये तो थे मौर्यकालीन स्रोत और उससे मिलने वाली जानकारी। अब देखिए, वैसे तो शासक बहुत सारे थे, ठीक है, इनके सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद इनका बेटा बिंदुसार। अब बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बिंदुसार अलग है। इसके बाद क्या है, तीसरा जो था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का बेटा, यानी इसका पोता अशोक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों क्या है, बहुत मतलब महान शासक माने जाते हैं। बिंदुसार इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कमजोर शासक माना जाता है, आप इसे ध्यान रखें।
ये थे, ये 3 मुख्य थे और लगभग 150 वर्षों तक इनका शासन चला था इस मौर्य वंश का। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए हैं, ठीक है। उन शासकों के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, उनका शासन बहुत कम चला है। मैं आपको वीडियो का जब तीसरा पार्ट आएगा तो मैं आपको सारे शासक बता दूंगा, उनका कितने कितने साल तक शासन चला वो भी बता दूंगा। बट आपको वो सब भूल कर अभी केवल इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, इन 3 चीजों को बिल्कुल रट लो, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, यानी वहां पे प्रशासन व्यवस्था कैसे थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था, ठीक है। अगर आप मैप में देखोगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूरे भारत तक फैला हुआ ये था। तो इतने बड़े क्षेत्र में कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक तो राजधानी थी और 4 प्रांतीय क्षेत्र थे। राजधानी और 4 प्रांतीय क्षेत्र, इन सबको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 1 राजधानी प्लस में 4 प्रांतीय क्षेत्र। तो देखिए, राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपने मगध में पढ़ा होगा कि मगध की राजधानी पहले राजगाह थी। लास्ट वीडियो में बताया था, राजगाह से हटा के उसकी राजधानी क्या बना दी गई थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को आज के समय में क्या बोला जाता है, आज के समय में इसको पटना कहा जाता है, ठीक है, पटना। तो ये राजधानी थी। और 4 प्रांतीय क्षेत्र कौन से थे, ये तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अब देखिए, इनकी जो लोकेशन है ये आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे देश में जो शासन हो रहा है ना, तो ये इन 5 में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है उत्तर में, नॉर्थ में तक्षशिला, ये क्या है, तक्षशिला है, इसको मैं ए लिख देता हूं। देखो यहाँ पे नाम लिख रखा है मैंने, तक्षशिला पाकिस्तान में, उज्जैनी एमपी की तरफ, तोसली उड़ीसा की तरफ और सुवर्णगिरी कर्नाटक की तरफ। और पाटलिपुत्र बिहार तो आप सभी जानते हैं, ये राजधानी थी, इसको छोड़ो, पहले इन 4 को समझो। यानी ए क्या है, तक्षशिला यहां पर है, यहां पे शासन। इसके बाद उज्जैनी आप आओगे मध्य प्रदेश की तरफ, यानी बी पॉइंट यहां पे रख दूंगा मैं। तो इसलिए आप उड़ीसा की तरफ जाओगे, सी पॉइंट यहां पे रख दूंगा मैं। और कर्नाटक सुवर्णगिरी की तरफ जाओगे तो डी पॉइंट यहां रख दूंगा मैं। तो ये जो 4 क्षेत्र थे, ठीक है, ये 4 हो गए। और एक राजधानी होती थी मगध की, जिसको पटना कहा जाता था, मैं इधर बना देता हूं, जिसका नाम ई रख देता हूं, यहां पे पटना हो जाता है मान लीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से इसे ध्यान से देखिए, मैं इसको सब कुछ मिटा देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसके 5 महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। अब देखिए, मैप में आप इसको ध्यान से लगाना सीख लें। और ये जो मैप में लोकेशन मैं बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक मैप है, केवल अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूं। आपको अंदाजे में पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहां पर है। अब देखो, अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल, हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। अभिलेखों में देखा गया कि इन सभी स्थानों में एक जैसे संदेश मिले हैं। तक्षशिला और उज्जैनी, वैसे पुराना नाम इसका उज्जैनी है, पर आज के समय में इसको उज्जैन कहा जाता है। तो ये जो तक्षशिला और उज्जैन है, दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित हैं। अब देखिए एक बार दोबारा से, यहां पे आपको दिखेगा उज्जैन और यही दिखेगा तक्षशिला। ये दोनों कहां पे स्थित है, लंबे दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित है। सुवर्णगिरी जो है, इसको आज के समय में स्वर्णगिरी कहा जाता है, पर उस समय में सुवर्णगिरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सोने के पहाड़ खदानें वगैरह मिली हैं। तो ये जो देखिए, जो नीचे आपको यहाँ दिख रहा है, ये सुवर्णगिरी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये था, यहां से सोना वगैरह मिल जाता था। यानी कि साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना बना रहता था। जमीन से भी लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और पानी वाले जो नदी वगैरह होते थे उससे भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, नाव वगैरह के जरिए जाते होंगे। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। अब देखिए, क्यों इतना समय लगता होगा, इतना समय लगने के पीछे कारण यह है कि आज के समय में रेलगाड़ियां हैं, आज के समय में हवाई जहाज है, आज के समय में बेहतर सड़कें हैं, आज के समय में गाड़ियां हैं जो बहुत मतलब ज़्यादा स्पीड से चलती हैं। उस समय में ये कुछ भी नहीं होता था। तो इसलिए क्या करते थे वो, बैलगाड़ी वगैरह जिससे भी जाते होंगे उस समय में, तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, तो उनको क्या होता होगा, राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या कई महीने का समय लगता होगा। ऐसे में जब लोग जाते होंगे, मान लो कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति इस स्थान से चला है, उसको इस स्थान तक जाना है, तो उसको मान लो वहां पे जाने में कोई 1 घंटे 2 घंटे नहीं लग रहे। हो सकता है उनको 7 दिन लग जाए, हो सकता है उनको 10 दिन लग जाए, हो सकता है उसको 30 दिन लग जाए,
हो सकता है उसको 40 दिन लग जाए, यानी इतना समय लग सकता था। तो ऐसे में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं रुकता होगा ना, रोज उसे कहीं ना कहीं रुकना पड़ता होगा। तो ऐसे में यात्रियों के लिए विश्राम करने के लिए विश्राम गृह बनवा दिए थे और खाने पीने के लिए खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई थी, जिससे कि यात्री जो है रुक कर कहीं पे आराम कर पाए। ठीक है, और ये अगर यात्री कहीं पे रुकेंगे, मान लो कोई व्यापारी है, यात्री है, तो उनके पास कुछ सामान वगैरह भी होगा, हो सकता है वो सामान छिन जाए, कोई चोरी कर ले, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता था। तो सुरक्षा का काम किसको दे दिया था? सेना को दे दिया था। यानी सेना जो होती थी उनके पूरे व्यवस्था को देखती थी और उनके खान पान सारी चीजों को देखती थी और उनकी सुरक्षा भी करती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेना, क्योंकि देखिए इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इन पे सेल्यूकस निकेटर का हमला हुआ और इन्होंने क्या करा था, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसे पहले भारत जो था टुकड़ों में था, वहां पे अलग शासन अलग शासन अलग शासन, तो उन सभी राजाओं को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद दिया और उन सब राजाओं का राज्य को छीन कर उसको एक अखंड भारत बनाया, यानी उन सबको एक ही क्षेत्र के अंदर ले लिया अपने अपने प्रशासन के अंदर। तो ऐसे में बड़ी सेना, और कहा जाता है इनके पास 6 लाख सैनिक थे, कोई कहते हैं, कुछ बुकों में बताया जाता है कि इनके पास 5 लाख सैनिक थे। तो ये आंकड़े आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति या 6 उप समितियां थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। ठीक है, आपको शायद मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, लाइट चली गई है, बट आप समझ लीजिए यहाँ पे। मेगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समिति बनाई थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या करा, अब देखो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा प्रशासन चलाना है, तो इन्होंने उसको काम को डिवाइड कर दिया। एक बना दी समिति और उस, ठीक है, उसमें कुछ मेंबर रहे होंगे, और 6 बना दी अन्य उप समिति और इनके पास इनको काम बांट दिए गए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिए। पहली जो समिति थी, समिति में मतलब जो 6 समितियां थी उसमें से एक समिति मान लीजिए, उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि पहली समिति थी उसको काम दे दिया गया उप समिति को कि नौसेना का संचालन करे। दूसरी को काम दे दिया गया कि तुम यातायात का काम देख लो, खान पान की देखरेख कर लो। तीसरी को दे दिया गया कि पैदल सैनिकों का संचालन करो। चौथे को काम दे दिया गया तुम अश्वरोही यानी जो घोड़े वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखो। 5वें का काम दे दिया गया रथरोही वाले सैनिकों का ध्यान रखो। और 6ठे को काम दे दिया गया हाथियों का संचालन सही से करो। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने क्या करा, इन्होंने सेना का संचालन करने के लिए काम को बांट दिया, क्योंकि इतने सारे काम को करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये काम का डिवाइड करना बहुत जरूरी था, तभी मतलब सही तरीके से व्यवस्था चल पाती। अन्य अन्य उप समितियां भी थी, उन उप समितियों के बारे में देखो। एक उप समिति को काम दे दिया कि तुम्हें क्या करने हैं, जो औजार होते हैं उसको ढोना है, बैलगाड़ी वगैरह का प्रबंध करना है। दूसरों को काम दे दिया कि सैनिकों को जो खाना वगैरह होता है, भोजन होता है, उसकी व्यवस्था करो। फिर तीसरे को काम दे दिया कि जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करो। और चौथे को काम दे दिया कि सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करो। यानी इस तरीके से उन्होंने क्या करा, काम को बांट दिया। ठीक है, आगे देखो अशोक का धम। अशोक का धम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक जो था, अशोक ने कलिंग को जीता था और कलिंग युद्ध जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। उसको देखने के बाद, हत्या को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। वह बहुत दुखी हुआ, बहुत मतलब पछताया कि उसकी वजह से लाखों लोगों को मार दिया गया है। उसने उसी दिन कसम खा ली कि आगे से मैं ऐसे युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं हिंसा का सहारा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। याद रखें, अशोक ने क्या कहा कि आज के बाद मैं ऐसे युद्ध नहीं लड़ूंगा और हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। इसके बाद अशोक ने एक नीति चलाई जिसको धम कहा जाता है। यह धर्म नहीं है, देखिए धर्म नहीं बोल रहा मैं, इसको धम कहा जाता है। यानी अशोक ने धम की बात बताई। तो धम क्या था आप यहां देख सकते हैं। देखो अशोक के धम के अनुसार, धम के माध्यम से लोगों का जीवन जो था, उन्होंने कहा कि धम को अगर हम अपनाएंगे तो लोगों का जो जीवन है वो इस संसार में भी ठीक रहेगा और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। आप समझे, कहने का मतलब है कि शायद ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यानी मनुष्य अभी इस संसार में है, मरने के बाद शायद किसी दूसरे संसार में जाता होगा। उन्होंने कहा अगर हम धम को अपनाएंगे तो हम इस संसार में भी सुखी रहेंगे और अगले संसार में भी। धम के प्रचार के लिए धम महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त कर दिया। ये जो धम महामात होते थे ये जगह जगह घूमते थे और धम का प्रचार करते थे। आखिर ये धम में क्या क्या बातें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है। अशोक का धम, बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना,
अपनों से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, विद्वानों के साथ ब्राह्मणों के साथ सहानुभूति रखना, अहिंसा का संदेश फैलाना, सभी धर्मों का सम्मान करना, दासों के साथ सेवकों के साथ दयावान रहना, ये सारी चीजें क्या है अशोक के धम्म में। ठीक है, तो ये होता है धम्म। इसमें इन बातों को फैलाया गया कि लोग मतलब इन चीजों को अपनाएं, सभी धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, अहिंसा का पालन करें, ठीक है, दासों और सेवकों के प्रति दयावान रहें, यानी ये अच्छी अच्छी बातें थी। तो ये अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये अशोक के धम्म की विशेषता हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें देखना है मौर्य साम्राज्य का महत्व। आखिर क्या मौर्य साम्राज्य भारतीय प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ये बोलेंगे यस। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इन सभी क्षेत्रों को जोड़ लिया था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों को क्या करा था, जोड़ लिया था। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी के आसपास की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से, तो वहां पे मैंने आपको बताया था 2 शर्तें रखी गई थी। एक शर्त क्या थी कि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होगा, तो विवाह में आपको बता दिया था, लेकिन 4 क्षेत्र में आपको वहां पे बताना भूल गया। मैं आपको 4 क्षेत्र और बता देता हूँ। आप इन 4 क्षेत्रों को ध्यान से मैं इधर लिख देता हूँ, आप ध्यान से इसको देखें और इसको याद करें। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं चारों क्षेत्र, आप इसको देख सकते हैं। ये 4 क्षेत्र जो थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, इन चारों क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ले लिया? सेल्यूकस निकेटर से ले लिया। तो ये इसीलिए जो भारत का ये जो अखंड भारत था, ये अफगानिस्तान की तरफ बढ़ गया क्षेत्र। तो मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का सबसे मेन काल माना। क्यों माना? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपको अगर जैसे मान लो ये मैं भारत का मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए भारत का मैप है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों को लेते हुए भारत में इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी शासक ने भारत को के क्षेत्र को इतना बड़ा कर दिया हो, यानी कि इतने जगह विस्तार कर दिया हो। तो इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त द्वारा अखंड भारत बनाया गया। और मौर्य काल की मूर्तिकला भी बहुत ज्यादा सराहनीय है। मौर्य काल की मूर्तिकला बहुत ज्यादा सराहनीय, उसकी बहुत तारीफें होती है। और एक और खास बात बता दूं मैं आपको, अगर आप देखोगे कि जो प्राचीन राजा होते थे, वो कई राजा ऐसे थे, वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। लेकिन मौर्य काल के जो राजा थे, उन्होंने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी, यानी सिंपल तरीके से अपना राजपाट चलाया। आगे क्या है कि इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना है, क्योंकि अशोक जो था, अशोक की जो नीतियां थी, कहा जाता है कि उसकी नीतियां जो थी वो बहुत ही मतलब अच्छी थी। जैसे आप धम्म के अंदर देख लो कितने अच्छे विचार हैं, तो ये भी कहा जा सकता है। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, देखिए राष्ट्रवादी का मतलब होता है देशभक्त, देश प्रेमी। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उसके लिए अशोक जो है एक प्रेरणा का स्रोत माना गया। मौर्य साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं चला, लगभग 150 वर्षों तक ये चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसने अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। मौर्य काल को भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप कभी भी देखोगे, आप किसी भी बुक में देखोगे, तो मौर्य काल के बारे में आपको सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले वाले साम्राज्यों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये था हमारा आज का पार्ट 2, और इसमें मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।